हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने चैप्टर 6 तक कंप्लीट कर चुका है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा ब्रांड न्यू चैप्टर जिसका नाम है चैप्टर 7 डेटाबेस कॉन्सेप्ट। और डेटाबेस कॉन्सेप्ट में आज हम पढ़ेंगे कि आखिर डेटाबेस होता क्या है, कहाँ से डेटाबेस आया हुआ है। ठीक है, साथ ही में हम पढ़ेंगे उसकी लिमिटेशन, जो हमारा ओल्ड सिस्टम था जो हम पहले यूज़ करते थे उसकी क्या लिमिटेशन थी, उसके बाद क्या आया, फिर उसके बाद किस तरीके से डेटाबेस हमारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में आया जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे क्लास 11 क्लास 12 सारी की सारी CBSE बोर्ड की वीडियोस डली हुई हैं और आगे भी मैं डालते रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 7 डेटाबेस कॉन्सेप्ट से। तो सबसे पहला जो पॉइंट हम पढ़ेंगे ये हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। ये पूरा का पूरा टेक्स्ट बुक बेस्ड है, सारे के सारे पॉइंट्स आपको किताब में मिल जाएंगे, तो एक भी पॉइंट हम मिस नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं इंट्रोडक्शन पे। मैं बुक के हिसाब से ही चल रहा हूँ, पूरा जो भी लिखा हुआ है एज इट इज़ मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो बिना बुक के मैं आपको बताऊँगा कि आखिर होता क्या है। तो पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, जो भी बुक में लिखा हुआ है। इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है, पहले क्या चलता था हमारा ओल्ड सिस्टम यानी कि मैनुअल वर्क। ठीक है, यानी कि जो भी हम हमारा काम करते थे वो किसकी हेल्प से करते थे, मैनुअली करते थे, यानी कि हम खुद करते थे। यानी कि जैसे कि हमें हमारे स्कूल में अभी भी जो अटेंडेंस ली जाती है, जो टीचर्स आता है तो वो क्या करता है, जो हमारा अटेंडेंस रजिस्टर रहता है उसमें नाम लिखता है, एड्रेस लिखता है, फ़ोन नंबर लिखता है और हमारे नेम लिखता है, रोल नंबर लिखता है और डेली की हमारी अटेंडेंस क्या करता है वो उसमें लेता है। ठीक है, यानी कि 30 दिन के लिए वो 30 बार उसमें प्रेजेंट एब्सेंट लिखता है। तो ये क्या होता है, हमारा मैनुअल वर्क होता है। ठीक है, और इसी मैनुअल वर्क को क्या कहा जाता है, ओल्ड सिस्टम। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे हमारे सॉफ्टवेयर बनते गए, जैसे जैसे इनोवेशन होते गया, हमने क्या किया, डेटा को इलेक्ट्रॉनिक सेव करने के लिए काम किया। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली सेव करने के लिए हमने क्या किया, बाइनरी फॉर्म में 0-1 के फॉर्म में या कंप्यूटर के फॉर्म में हम क्या करते हैं, हम डेटा को कंप्यूटर में स्टोर करते हैं। तो हमें उसमें क्या आया, एक नया सिस्टम हमने लॉन्च किया जिसका नाम था है फाइल सिस्टम। हमने क्या स्टोर किया, फाइल सिस्टम, यानी कि हम कंप्यूटर में डेटा को फाइल के रूप में स्टोर करने लग गए। ठीक है, अब फाइल के रूप में आपको मालूम ही हम कैसे स्टोर करते थे कि चाहो तो हमारा जो अटेंडेंस है वो सारी हम लिख कर एक वर्ड में लिख सकते हैं, एक्सेल में लिख सकते हैं। ठीक है, एक्सेल वर्कशीट आती है उसमें लिख सकते हैं, या किसी भी प्रकार का डेटा जो हम फाइल में रखते हैं, वीडियोस, टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे लिखे हुए हैं टेक्स्ट, कंप्यूटर कोड, CSV फाइल, पिक्चर्स, वीडियोस, वेब पेजेस, ये सारे किस तरीके के जो हमारा सिस्टम था वो था हमारा फाइल सिस्टम, जिसमें हम क्या करते थे, हमारे जो डेटा है उसको क्या करते थे, बाइनरी फॉर्म में या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में क्या करते थे, फाइल में स्टोर कर सकते थे। ठीक है, तो क्या हुआ, पहले हम मैनुअल वर्क करते थे, फिर हमने क्या किया, उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट किया और हम क्या करते हैं, उस डेटा को स्टोर करने लग गए। और इसके बाद ही हमारा क्या आया, हमने कुछ गड़बड़ियाँ देखी, हमने क्या किया, मैनुअल में कुछ परेशानियाँ थी, हम आगे पढ़ेंगे क्या थी, मैनुअल में कुछ प्रॉब्लम थी, तो हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिकली काम को आसान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को कंप्यूटर में सेव करने के लिए हमने क्या किया, फाइल सिस्टम का यूज़ किया। फिर फाइल सिस्टम में भी हमको कुछ क्या हुई, लिमिटेशन समझ में आई, कुछ खामियां समझ में आई, तो हमने क्या किया, डेटाबेस बनाया। ठीक है, और इसी डेटाबेस के कॉन्सेप्ट हम इस चैप्टर 7 में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आप बताता हूँ कि आखिर मैनुअल वर्क में होता क्या प्रॉब्लम था। ठीक है, तो मैनुअल वर्क, एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं कि आपकी अटेंडेंस लगती थी। ठीक है, तो आपकी जब अटेंडेंस लगती है तो टीचर क्या करता है, उसको 30 के 30 दिन तक क्या करना पड़ता है, प्रेजेंट एब्सेंट लिखना पड़ता है। ये तो पहली बात हो गई। ठीक है, हाथ से उसको भरना पड़ता था। दूसरी बात क्या हो जाती थी कि जैसे ही मंथ चेंज होता है तो क्या करना पड़ता था हमको, जो पूरे के पूरे 50-60 बच्चों के नाम लिखे हुए हैं और रोल नंबर लिखे हुए हैं हमको दूसरे मंथ में लिखना पड़ता था। ये प्रॉब्लम हो जाती थी। ठीक है, इसी तरह रिजल्ट बनाना पड़ता था, तो क्या करना पड़ता था, हमको अलग से सारी चीज़ें लिखनी पड़ती थी, रिपोर्ट कार्ड में फिल करना पड़ता था, यानी कि हर एक चीज़ बिल्कुल ही मैनुअली होती थी। और इस बीच यदि क्या होता था, कोई बच्चा TC ले लेता था, ठीक है, या न्यू एडमिशन आता था, तो हम उसको उन 50 बच्चों के बीच में नहीं लिख सकते थे। क्या करते थे, हमने अल्फ़ाबेट तो जमा लिए सबको, ठीक है, स्टार्टिंग में हम अल्फ़ाबेट जमाते थे, अब बीच में से एक बच्चे ने क्या कर दी, TC ले ली, तो क्या होता था, सारे के सारे रोल नंबर क्या होता थे, या तो ऊपर चले जाते थे, या एक आगे हो जाते थे, या एक पीछे पहुंच जाते थे। ठीक है, या फिर यदि किसी नए बच्चे ने एडमिशन ले लिया होता था तो हम क्या करते थे, उसका नाम सबसे लास्ट में आ जाता था, तो हमारा जो भी अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस था वो क्या हो जाता था, गड़बड़ हो जाता था। ठीक है,
और इसके कारण क्या होती थी, बहुत सी गलतियां भी हो जाती थी, क्योंकि हम सीक्वेंस वाइज लिखते थे तो क्या होता था कि कोई बच्चे का सीक्वेंस अल्फ़ाबेटिकल लिख भी रहे हैं तो यदि किसी ने नया एडमिशन लिया तो बेचारा लास्ट में आ जाता था, और उसका नाम ए से भी है तो भी वह लास्ट में रहता था। ठीक है, इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम रहती थी कि कोई आता था कोई जाता था, तो बहुत बार सीक्वेंस गड़बड़ाता रहता था और बहुत तरीके की प्रॉब्लम इस मैनुअल वर्क में आती थी। और लिखने वाली तो प्रॉब्लम आती है कि जब भी हम कोई चीज़ नई चीज़ करना रहता तो हमें वही की वही डेटा को क्या करना पड़ता था, फिर से लिखना पड़ता था। ठीक है, तो ये सब क्या होता था, हमारा मैनुअल सिस्टम। ठीक है, चलिए तो अब लिमिटेशन पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन मैनुअल सिस्टम। क्या हुआ, पहले चीज़ मैं बताता हूँ कि क्या होता है रिपीटेशन ऑफ वर्क, यानी कि जब भी हमें किसी काम को सेम टू सेम काम को दोबारा करना पड़ता था तो हमें पूरा का पूरा फिर से वही काम करना पड़ा। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला था ना कि जून में जो वर्क है, यदि हमने जुलाई का अटेंडेंस रजिस्टर उठाया तो उसमें फिर से हमको वही सारी चीज़ लिखना। अगस्त में पहुंचे तो भी 50-60 बच्चों की फिर से लिखने पड़ते थे। ठीक है, तो वह हमको वह काम बार बार करना पड़ता था हमारे पास होने के बावजूद भी। ठीक है, तो ये क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ वर्क। पहला मैनुअल वर्क का क्या था, लिमिटेशन, कि जो चीज़ हमारे पास पहले से ही उसको हमको फिर से क्या करना पड़ता था, कॉपी करना पड़ता था या मैनुअली हमको उसको लिखना पड़ता था। दूसरी चीज़ होती थी लॉस ऑफ डेटा। ठीक है, कि आपकी जो भी डेटा है, नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सारे हमने मान लो कि क्या कर दिए हैं, एक रजिस्टर में मेंटेन कर दिए हैं, और हुआ क्या, इस बीच वो रजिस्टर ही गुम गया तो क्या हो जाएगा, लॉस्ट ऑफ डेटा। ठीक है, क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ डेटा। क्या कि कुछ भी चीज़ गुम जाती है या चोरी हो जाती है तो क्या होता है, वह डेटा हमारा क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। ठीक है, ये हो गई दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ क्या होती है, सिक्योरिटी प्रॉब्लम। अब रजिस्टर खुला हुआ है, मैनुअली एंट्री होती है उसमें, तो क्या होगा, मान लो कि पॉइंट लगा हुआ है तो क्या होगा, यदि कहीं पे क्लास में छोड़ के चले गए टीचर तो कोई भी बच्चा क्या कर सकता है, रजिस्टर उठाए और उसको पी बना सकता है या पुरानी अटेंडेंस उसने पूरी भर सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सिक्योरिटी प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि इसमें कोई भी किसी प्रकार की चेंजेस कर सकता है। ठीक है, ये क्या होता है, सिक्योरिटी, क्योंकि कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है, क्लास का बच्चा कर सकता है, किसी के भी हाथ में आ जाए यदि वो रजिस्टर तो उससे डेटा देख सकता है, फ़ोन नंबर निकाल सकता है, किसी का भी फोटो खींच ले रजिस्टर का तो क्या होगा, उसका नेम, पता, एड्रेस, कुछ भी चीज़ चोरी हो सकती है, यानी कि जो भी डिटेल्स है वो क्या हो जाएगी, चोरी हो जाती है। तो उस पर सिक्योरिटी क्या रहती है, लेस। चाहो तो आप क्या कर दो, यहाँ पे लेस सिक्योरिटी कर दो, तो ये क्या होगा, इसका तीसरा लिमिटेशन। चौथा लिमिटेशन, एरर्स आएगी। ठीक है, सीधी बात है कि जब हम मैनुअल काम करते हैं, मान लो कि हम रिपोर्ट कार्ड ही बना रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, मैनुअली काम करना पड़ता है। डेटा हमने सारे सब्जेक्ट के नेम लिख दिए, सॉरी नेम बोल रहा हूँ, नंबर्स लिख दिए और फिर उनका प्लस किया, डिवाइड किया और उसका परसेंट निकाला, तो क्या होता है, कई बार क्या हो जाती है, गलतियाँ हो जाती है। सेम यदि हम मैनुअली एक क्या बोलते हैं, जून के बाद जुलाई में बच्चों के नाम लिख रहे हैं तो गलती से यदि एक बच्चे का नाम भी हम लिखना भूल गए तो क्या होगा, पूरे का पूरा सीक्वेंस क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। तो ये क्या होता है, एरर्स। मतलब ये भी एक लिमिटेशन थी कि हम जब भी मैनुअल वर्क करते हैं तो क्या होती है, एरर्स आना लाजमी है। ठीक है, इसके बाद आता है फिफ्थ पॉइंट जो कि है इंसर्ट अपडेट डिलीट प्रॉब्लम। ठीक है, वही इंसर्ट अपडेट डिलीट प्रॉब्लम मैंने बताई थी कि जैसे कोई नया एडमिशन आया या हमें कोई नए बंदे की एंट्री करनी है तो हम बीच में कहीं पे रजिस्टर में उसकी एंट्री नहीं कर सकते। ठीक है, हम अल्फ़ाबेटिकली उस बच्चे को ऐड नहीं कर सकते, हमें उसमें लास्ट में ही ऐड करना पड़ता है। ठीक है, इसी तरह यदि हमें अपडेट करना है, मान लो हमने सारे बच्चों के नाम लिख दिए, ठीक है, इस बीच के बच्चा बोल रहा है कि सर ये मेरी ये वाली स्पेलिंग गलत हो गई, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको अपडेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मान लो हमने 3-4 मंथ की क्या कर दी, अटेंडेंस लिख दी, सबके नाम लिख दिए, तो हमको पाँचों के पाँचों मंथ में क्या करना पड़ेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इसमें कि हमें कुछ भी चीज़ इंसर्ट करनी है तो सब में इंसर्ट करना पड़ेगा, अपडेट करना है तो सब में अपडेट करना पड़ता है, और डिलीट भी करते हैं तो डिलीट भी हम करते हैं तो क्या होता है, डिलीट में ये प्रॉब्लम आती है कि हम यदि डिलीट कर देते हैं तो हमारा सीक्वेंस बिगड़ जाता है। कि यदि हम बीच से किसी बंदे को क्या करते हैं, हटा दिया तो क्या होगा, वो हटा हुआ बच्चा तो चला गया लेकिन जो बाकी के बच्चे उनको दूसरे का रोल नंबर मिल जाता है, यानी कि वह जगह एम्प्टी हो जाती है। 14 नंबर का गया तो 15 वाले को 14 नंबर हमें देना पड़ता है। तो ये सारी चीज किस में होती थी, मैनुअल लिमिटेशन, सॉरी मैनुअल सिस्टम में। ठीक है, तो ये था हमारा लिमिटेशन ऑफ मैनुअल सिस्टम। तो इसी के बाद हमारे पास क्या आया, एक नया सिस्टम आया जिसको हम कहते हैं फाइल सिस्टम। तो अब देखते हैं कि जो हमारा फाइल सिस्टम आया है वह क्या होता है। ठीक है, फाइल सिस्टम क्या होता है, फाइल सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच डेटा इज स्टोर्ड इन ए फॉर्म ऑफ फाइल। यदि हम डेटा को एक
इलेक्ट्रॉनिक वे में एक फाइल में स्टोर करते हैं वह क्या कहलाता है, फाइल सिस्टम। ठीक है, पहले हम डेटा को किस में कन्वर्ट करेंगे, 01 के फॉर्म में, या फिर डायरेक्ट जो भी एंट्री हम स्टोर करते हैं या हम टाइप करके भी हम यदि फाइल में स्टोर कर रहे हैं डेटा तो वो इलेक्ट्रॉनिक इस फॉर्म में स्टोर होता है 01 के फॉर्म में या बाइनरी फॉर्म में। तो वही फाइल में स्टोर हुए डेटा को क्या बोलते हैं, फाइल सिस्टम। तो दूसरी तरीके का पहले जो हम मैनुअल वर्क करते थे उसको इलेक्ट्रॉनिक करने के लिए हमारे पास क्या सिस्टम आया, फाइल सिस्टम। तो हम क्या करने लगे, हमारे डेटा को किस फॉर्म में रखने लगे, टेक्स्ट के फॉर्म में, कंप्यूटर कोड के फॉर्म में, CSV फॉर्म में, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, मतलब जो भी वैल्यूज हैं वो एक कॉमा के बाद इस तरीके से सेव रहती है। जैसे कि नेम लिखा हुआ है योगी, फिर एज लिखी है 23, फिर उसके मार्क्स लिखे हैं 60, 40, 30, इस तरीके से क्या लगा रहेगा, कॉमा लगा रहेगा और क्या रहेगी, वैल्यूज लिखी रहेगी। उसको क्या बोलते हैं, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। तो और पिक्चर्स के फॉर्म में भी डेटा रहता है, हमारी फोटोज रखी रहती है कंप्यूटर में, वीडियोस डली रहती है, या वेब पेजेस या वेबसाइट के जो पेजेस रहते हैं वो भी किसके अंतर्गत आते हैं, फाइल सिस्टम में। तो फाइल में किसी भी तरीके का डेटा स्टोर हो रहा है तो वो क्या कहलाता है, फाइल सिस्टम। ठीक है, अब ये तो हो गया फाइल सिस्टम। अब फाइल सिस्टम भी उपयोग करते थे जब हम, तो उसमें भी बहुत से प्रकार की प्रॉब्लम्स आती थी। ठीक है, प्रॉब्लम्स बोले तो हमें मालूम है कि देखो यहाँ डेटा टेक्स्ट के फॉर्म में स्टोर है, यहाँ CSV, यहाँ पिक्चर्स, यहाँ वीडियोस या वेब पेज। ठीक है, तो ये क्या हुआ, डेटा अलग अलग प्रकार से अलग अलग जगहों पे सेव होता था। तो इस सबका टाइप अलग है, तो हमें एक स्पेशल सॉफ्टवेयर चाहिए रहता था इन सब चीज़ों को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, कि हमें पिक्चर्स देखनी है तो पिक्चर्स के लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर होना चाहिए, टेक्स्ट है तो टेक्स्ट के लिए स्पेशल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चाहिए, कंप्यूटर कोड है तो एक ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए जो उस कोड को रीड कर सके, एग्जीक्यूट कर सके और हमको डेटा मिल सके, वीडियोस देखने के लिए अलग सॉफ्टवेयर, वेब पेजेस के लिए अलग ब्राउजर वगैरह। तो हर एक चीज़ के लिए क्या करते थे, एक स्पेशल सॉफ्टवेयर हमको ज़रूरत पड़ती थी, और ये भी क्या है, एक तरीके का डेटा ही। तो इन सब चीज़ की प्रॉब्लम किस में आई, हमारे पास फाइल सिस्टम में। ठीक है, तो यही क्या होता है, फाइल सिस्टम, जिसमें हम क्या करते हैं, डेटा को एक फाइल के फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो इसकी भी कुछ लिमिटेशन आई। क्या लिमिटेशन आई, डिफिकल्ट इन एक्सेस। फर्स्ट में क्या हुआ हमारे पास, डिफिकल्ट इन एक्सेस। मान लो कि मुझे डेटा निकालना है किसी भी स्टूडेंट का, ठीक है, तो कंप्यूटर में स्टोर तो कर दिया हमने, तो उसको सर्च कैसे करें, ढूंढे कैसे, हर एक वर्ड फाइल में ओपन कर करके देखें कि स्टूडेंट का डेटा कहाँ है। स्टूडेंट सर्च कर नहीं सकते क्योंकि हमने क्या लिखा है, उसको एक इस फॉर्म में लिख रखा है। किस फॉर्म में रख रखा है, टेक्स्ट फॉर्म में लिख रखा है, तो हम उसको आसानी से एक्सेस नहीं कर पाते। C ड्राइव में रखा है कि D ड्राइव में रखा है, वो फाइल कौन से ड्राइव में रखी हुई है, कौन से फोल्डर के अंदर है, तो पता भी हो तो भी हमको वहां तक पहुंचने में हमको क्या लगता है, टाइम ज़्यादा लगता है। इसी को कहते हैं डिफिकल्टी इन एक्सेस, यानी कि हमारा डेटा फाइल के फॉर्म में स्टोर भी है तो भी हम उसको एक्सेस करने के लिए या तो एक स्पेशल सॉफ्टवेयर चाहिए रहता है। ठीक है, टेक्स्ट के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये सब कुछ भी चीज़ें, ये CSV में लिखा हुआ तो एक स्पेशल सॉफ्टवेयर चाहिए, पिक्चर्स भी है तो फोटो व्यूअर्स चाहिए, तो एक स्पेशल सॉफ्टवेयर लगता है, या वहाँ तक एक्सेस करने के लिए हमें डिफरेंट टाइप के क्या करने पड़ते हैं, सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमको इंस्टॉल करने पड़ते हैं कंप्यूटर में उनको एक्सेस करने के लिए। और इसके अलावा वह ऐसी जगह पे भी हो सकते हैं जहाँ पे ढूंढना मुश्किल होता है, उसको क्या होता है, डिफिकल्ट टू एक्सेस। ठीक है, तो पहला प्रॉब्लम ये था फाइल सिस्टम का। फिर दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है, डेटा रिडंडेंसी। ठीक है, ऐसा हमारे मोबाइल्स में भी होता है कि हम जब डेटा फोटो खींचते हैं तो एक जैसा डेटा बार बार कहीं पे भी स्टोर हो जाता है। ठीक है, कि हमने एक फाइल C ड्राइव में भी स्टोर कर दी, एक D में भी स्टोर कर दी, आधे गाने C में भी वही के वही हैं, D ड्राइव में भी वही के वही हैं। ठीक है, म्यूजिक प्लेयर में भी वही गाने हैं। तो कंप्यूटर में भी ऐसा होता है, मोबाइल में भी, कि हमारे फोटोज़ हैं जो बर्थडे एल्बम नाम से फोटोज़ हैं, बर्थडे एल्बम नाम से फोल्डर है, उसमें भी कुछ फोटोज़ हैं, कैमरा नाम का फोल्डर है, उसमें भी वही की वही फोटोज़ हैं। हमने क्या किए, वहाँ से कॉपी करके यहाँ कर दी। तो रिडंडेंट डेटा मतलब एक ही डेटा अलग अलग जगह पे होता है, किस सिस्टम में, फाइल सिस्टम में। तो ये भी क्या है, इसकी एक लिमिटेशन है कि क्या हो जाती है हमारे पास डेटा की रिडंडेंसी। हमें पता नहीं रहता कि हम एक ही डेटा को दोबारा कॉपी कर रहे हैं। हमने मान लो पहले से ही C में हमारा वह डेटा था, हमने नया डेटा लाया, उसको D में डाल दिया, तो उसमें किसी प्रकार की एरर नहीं आती है कि ये ऑलरेडी आपके C में है या D में है। बट हम D में यदि कॉपी कर दें तो वो D में भी आ जाता है और C में तो पहले से था ही। तो क्या हो रहा है, जो फालतू में हमारी मेमोरी है वह क्या हो रही है, वेस्ट हो रही है। तो इसी को कहते हैं डेटा रिडंडेंसी, यानी कि इसमें फाइल सिस्टम में ऐसा कोई टेक्निक नहीं है जो बता दे कि आपका डेटा डबल हो रहा है। ठीक है, एक फाइल में वह डेटा है और हम दूसरे फाइल में भी वही डेटा ला रहे हैं, तो उसमें किसी प्रकार से डिटेक्शन नहीं हो पाता है। तो इसी को कहते हैं डेटा रिडंडेंसी। फिर तीसरा है डेटा इनकंसिस्टेंसी।
यह जो डेटा इनकंसिस्टेंसी है यह डेटा रिडंडेंसी के ही कारण आता है अक्सर, ठीक है। अब इनकंसिस्टेंसी मतलब गलत डेटा, इनकंसिस्टेंसी मतलब ज़्यादातर क्या होता है, गलत डेटा जो क्या करता है, कंफ्यूज करता है। किस तरीके से, अब एक डेटा था हमारा योगी 23 एज है उसकी, और एक और फाइल है जिसमें लिखा रहा था योगी और 24, ठीक है। दो फाइल्स थी हमारे पास, जिसमें एक में लिखा था योगी है वह 23 साल का है, और एक में लिखा था योगी वह कितने साल का है, 24 का, ठीक है। और हमने क्या किया, कंप्यूटर में क्या कर दिया, एक फाइल में तो हमने क्या कर दिया, चेंज कि भाई योगी कितने साल का है, 25 का, ठीक है। जो एग्जैक्ट था उसका जो असली जो उसकी वो थी हमारी एज वो कितनी थी, 25। बट हुआ क्या, वह फाइल कितनी जगह थी, 2 जगह थी, लेकिन हमने चेंज कहाँ किया, सिर्फ एक ही जगह किया। तो फ्यूचर में यदि हम वो डेटा को ढूंढेंगे या कुछ भी करेंगे तो क्या होगा, हमें 2 फाइल दिख सकती है, या एक ही दिख जाए और हम क्या करें, गलती से ये वाली फाइल को एक्सेस कर लें और हमको क्या मिल जाए, गलत डेटा मिल जाए। और यह गलत डेटा क्यों मिल पा रहा है, क्योंकि यहाँ क्या है, रिडंडेंसी। क्या है, डेटा रिडंडेंसी, यानी कि एक सा डेटा यदि हमारे 2-3 जगह रहता है तो क्या होता है हमारे पास, हम एक में तो सही चेंजेस कर देते हैं लेकिन बाकी में सही नहीं कर पाते। और गलती से क्या होता है, जब भी हम एक्सेस करते हैं उस डेटा को तो हम या तो गलत वाला रीड कर लेते हैं या हम कंफ्यूज रहते हैं हमेशा कि कौन सा सही होगा, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है डेटा इनकंसिस्टेंसी, ओके। अब नेक्स्ट है हमारा डेटा आइसोलेशन। क्या है हमारा, नेक्स्ट हमारा है डेटा आइसोलेशन। डेटा आइसोलेशन मतलब यही होता है कि जो हमारा डेटा है वो कैसा है, आइसोलेटेड डेटा है, यानी कि जो हर एक डेटा है वो किस प्रकार का रहता है, अलग अलग प्रकार का। ये टेक्स्ट है, ये पिक्चर है, ये वीडियो है, ये CSV है, ये वेब पेजेस है, मतलब हर एक डेटा कैसा है, आइसोलेट है। यानी कि हमें हर एक चीज़ के लिए क्या करना पड़ता है, एक स्पेशल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चाहिए पड़ता है या एक प्रोग्राम चाहिए पड़ता है जो इस तरीके की फाइल को क्या करे, एक्सेस कर सके या रीड कर सके। तो ये भी हमारा किसका लिमिटेशन है, फाइल सिस्टम का। क्या होता है हमारा डेटा आइसोलेशन। इसमें क्या लिखना है, डेटा आइसोलेशन मतलब जो हमारा डेटा रहता है वह डिफरेंट टाइप का रहता है, अलग अलग बंदे ने लिखा रहता है। कोई टेक्स्ट फॉर्म में स्टोर कर देता है डेटा को, कोई क्या करता है उसी को टेबल के फॉर्म में स्टोर कर देता है, कोई क्या करता है उसी को एक्सेल के फॉर्म में स्टोर कर देता है। नए नए बंदे उसी डेटा को अलग अलग तरीके से अलग अलग फॉर्मेट में स्टोर कर देते हैं, जिसके लिए क्या होता है हमारे को उस डेटा को एक्सेस करने के लिए, रीड करने के लिए क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स आती है। इसी को क्या कहते हैं, डेटा आइसोलेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा डेटा डिपेंडेंस। अब डेटा डिपेंडेंस क्या होता है कि जो सारी चीजें वो किस पे डिपेंड रहती है, डेटा पे, ठीक है। डेटा लिखा है और क्या लिखा है, डिपेंडेंस। जो फाइल सिस्टम रहता है किस पे डिपेंड रहता है, डेटा डिपेंड, ठीक है, डेटा पे। अब डेटा में भी कैसे डिपेंड रहता है कि कुछ चीज को एक्सेस करने के लिए क्या रहता है, एक स्पेशल फॉर्मेट रहता है, ठीक है। कि हमारे पास डेट है तो वो कैसे लिखते हैं, डे, मंथ और ईयर। हमने क्या लिख दिया, डे, मंथ और ईयर, यानी कि DD, MM और YYYY। एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं। तो यदि यह डेटा इस तरीके का ही रहेगा तो ही क्या होगा, हम उसको एग्जैक्ट या सही रीड कर पाएंगे। मान लो कि ये एक फॉर्मेट है, मतलब कि डेटा डिपेंडेंस का एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं। तो एक फॉर्मेट हमने निर्धारित किया कि डेटा भाई ऐसा रहेगा तो क्या होगा, उसको हम एक्सेस कर पाएंगे। हमने उस सॉफ्टवेयर में ऐसा ही फीड किया है कि ऐसा लिखोगे तो ही वो रीड कर पाएगा। या जैसे कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज में बोला कि कॉमा में लिखी रहेगी योगी, विक्की, ठीक है, और राम, मोहन, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है, एक एक कॉमा के बाद लिखी रही। एक इनका स्पेशल फॉर्मेट है कि भाई कॉमा एक चीज के बाद एक कॉमा लगाओगे, एक चीज के बाद एक कॉमा लगाओगे तो भी ये क्या करेगा, एक एक करके चीजों को पढ़ पाएगा। या फिर जब आप डेट लिखोगे तो डे, मंथ और ईयर इस तरीके के लिखोगे तो ही रीड कर पाएगा। तो ये क्या कहलाता है, डेटा डिपेंडेंस। यानी कि हम इस फॉर्मेट के अलावा कुछ और फॉर्मेट यदि गलती से लिख देते हैं या कुछ होते हैं तो वो क्या हो जाता है, एक्सेस नहीं कर पाता डेटा को। क्या होता है, वह डेटा हम रीड नहीं कर पाते, वह एरर दे देगा कि भाई वो उस तरीके का डेटा हमको मिला ही नहीं। तो हमें क्या करते हैं, हमें क्या करना पड़ता है, हमेशा उसी फॉर्मेट में ही लिखना पड़ता है। फिर यदि कोई बंदा चेंज हो जाता है या वह फॉर्मेट चेंज कर देता है तो हमें भी जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसमें भी चेंजेस करने पड़ते हैं, या फिर वो क्या करता है, एरर दे देता है कि भाई जो हमने फॉर्मेट बोला है वह फॉर्मेट मुझको नहीं मिला है, ठीक है। ये क्या कहलाता है, डेटा डिपेंडेंस। और आखिरी जो मैंने बताया था
वो है हमारा कंट्रोल डेटा शेयरिंग। क्या है ये? कंट्रोल डेटा शेयरिंग। मतलब अब कभी कभी क्या होता है, हमें डेटा को शेयर करने की बात आती है कि मान लो पेरेंट्स ने बोला कि हमें रिजल्ट देखना है सिर्फ, ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं कि जो पेरेंट्स है उसको क्या दिखे, सिर्फ रिजल्ट दिखें। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, फाइल सिस्टम में ऐसी चीज़ें करने के लिए बहुत ही लिमिटेड चीज़ें, कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि फाइल में इस तरीके का बना दे कि टीचर्स के लिए अलग हो जाए, कि सिर्फ टीचर्स लोग को सारा एक्सेस रहे, स्टूडेंट लोग क्या कर सके, सिर्फ अटेंडेंस देख पाए, पेरेंट्स लोग भी सिर्फ अटेंडेंस देख पाए। तो इस तरीके का कुछ हमको करने के लिए, इस तरीके की चीज़ करने के लिए हमारे पास डेटा शेयरिंग की कुछ टेक्निक्स फाइल सिस्टम में नहीं मिलती है, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, फाइल सिस्टम के लिमिटेशन, ठीक है। डिफिकल्टी इन एक्सेस करने में प्रॉब्लम जाती है। डेटा रिडंडेंसी, यानी कि एक ही डेटा क्या होता है, बार बार कॉपी हो जाता है, या एक ही डेटा बहुत सी जगह रहता है। किस केस में, फाइल सिस्टम यूज़ करते हैं जब। डेटा इनकंसिस्टेंसी हो जाती है, यानी कि जब मल्टीपल डेटा रहता है तो क्या होता है, गलत वाला डेटा कभी रीड हो जाता है, या फिर हम क्या करते हैं, कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा डेटा सही होगा, उसी को क्या कहते हैं, डेटा इनकंसिस्टेंसी। डेटा आइसोलेशन, हर एक फॉर्मेट अलग अलग है तो क्या होगा, उनको रीड करने के लिए एक स्पेशल सॉफ्टवेयर लगता है। डेटा डिपेंडेंस, सारी चीज़ डेटा पे डिपेंड करती है, स्पेशल फॉर्मेट रहता है और उसी फॉर्मेट में चीज़ें लिखना पड़ता है, और यदि फॉर्मेट ज़रा सा भी इधर उधर हुआ तो क्या होता है, हमारी गलत हो जाता है, या प्रॉब्लम्स में एरर आती है। इसके बाद कंट्रोल डेटा शेयरिंग, हम जो कंट्रोल डेटा शेयरिंग है वो फाइल सिस्टम में नहीं कर पाते, कि हम चाहते हैं कि ऐसा कर दें कि टीचर सारा का सारा एक्सेस कर पाए, स्टूडेंट सिर्फ अटेंडेंस देख पाए, या टीचर्स और जो पेरेंट्स है सिर्फ उनको मार्कशीट ही दिखे। तो इस तरीके की शेयरिंग यदि हमको फाइल सिस्टम में करना था तो हम नहीं कर पाते थे। तो इसी सब के कारण हमारे पास एक नया सिस्टम आया जिसको हम बोलते हैं डेटा बेस, ठीक है, जो क्या करता है, ये सारी की सारी जो लिमिटेशन थी हमारी मैनुअल सिस्टम की और जो फाइल सिस्टम की, ये दोनों को दूर करता है, ठीक है। यानी कि वह एक्सेसिंग भी अच्छे से देगा, सिक्योरिटी भी देगा, एरर फ्री भी रखेगा, लॉस ऑफ डेटा बचाएगा, हम बैकअप्स वगैरह ले सकते हैं, डेटा आइसोलेशन की प्रॉब्लम दूर करेगा, डेटा शेयरिंग, आसानी से उसमें सिक्योरिटी पासवर्ड डाल सकते हैं, तो डेटा शेयरिंग वह सारी चीज़ें जो हमारी मैनुअल सिस्टम और फाइल सिस्टम की लिमिटेशन थी उसको दूर करता है। वह क्या कहलाता है, हमारा डेटाबेस। इसी के बारे में हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आज का ये वीडियो था हमारा था इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने पढ़ा मैनुअल सिस्टम, उसकी लिमिटेशन, और फाइल सिस्टम और उसकी लिमिटेशन, ठीक है। और अब हम देखेंगे कि हमने फाइल सिस्टम से किस तरीके से हम DBMS पे आए। अब हम किस पे आएंगे, फाइल सिस्टम के बाद किस पे आएंगे, डेटाबेस पे। इसी को क्या बोलते हैं, DBMS, यानी कि इसी डेटाबेस को मैनेज करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है, उसे क्या कहते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यानी कि डेटाबेस को मैनेज करने के लिए सिस्टम मतलब एक सॉफ्टवेयर, डेटाबेस को मैनेज करने के लिए जो सिस्टम या सॉफ्टवेयर बनाया गया है उसी को क्या कहते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और इसको हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करते हैं। सो अगले वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।